हेलो। हाँ, तो हम लोगों ने कैंपस में मार्च के से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो जानने की जरूरत है कि जो कास्ट सेंसस का जो पूरा मामला है, जो लास्ट कॉलोनियल कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था, और उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ और कर्नाटक स्टेट ने भी करवाया, लेकिन रिपोर्ट कभी भी रिलीज नहीं हुआ। एक जो मेन ऑब्स्टेकल कास्ट सेंसस को करवाने के बाद या कास्ट सेंसस नहीं करवाने के लिए इस देश में लंबे समय से एक आर्गुमेंट जो दिया जाता था वो ये कि कास्ट की कैटेगरी को जब तक हम पब्लिक प्लेस से खत्म नहीं करेंगे तो कास्ट खत्म नहीं होगा। जो जैसे कि कास्ट सर्वे का जब पटना हाईकोर्ट में मामला जाता भी है तो कोर्ट ये आर्गुमेंट देता है कि कास्ट एक प्राइवेट मैटर है और इसको पब्लिक प्लेस पे नहीं आना चाहिए। तो ये इन सारे आर्गुमेंट के कारण एक लंबे समय तक इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो उसकी रिपोर्ट को कभी भी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन ये बहुत ही एक ब्रेकिंग पॉइंट है इंडियन पॉलिटिक्स में कि बिहार स्टेट ने कास्ट सर्वे सिर्फ करवाया नहीं बल्कि उसकी रिपोर्ट को रिलीज किया। और रिपोर्ट को रिलीज करने के बाद जो सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया कि रिजर्वेशन को कैसे एक्सटेंड किया जाए, कि जो कम्युनिटी के जिस परसेंटेज है उस प्रकार से किस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसीज को रैशनलाइज किया जाए। लेकिन बात यह है कि कास्ट सेंसस क्या सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसीज को रैशनलाइज करने के लिए है, और जो बिहार ने कास्ट सेंसस करवाया है उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, रिपोर्ट में क्या कमियां रह गई है, और जो इंडियन पॉलिटिक्स या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जिस प्रकार की समस्याएं आजकल झेल रही हैं, ये कास्ट सेंसस कैसे उसको टैकल कर सकता है। क्योंकि रिपोर्ट रिलीज कर देना और कास्ट को सिर्फ काउंट कर देना, कास्ट को सिर्फ काउंट कर देना सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट ए फर्स्ट प्रोसेस, और उसके आगे क्या ऐसी चीजें हो सकती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का प्रॉमिस है, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोमिसेस है, कि एक बहुत बड़ी आबादी का रिसोर्सेस पे कितना कम जो है वो उनका रिसोर्सेस पे कैसे उनका जो बहुत कम हिस्सेदारी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लैंड का हो। क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि लैंड होल्डिंग्स का कोई डाटा रिलीज नहीं किया गया है। तो उस रिपोर्ट को हम कैसे एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में लेके जा सकते हैं, इन सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच प्रोफेसर सतीश देशपांडे हैं। सबसे पहले सर का बहुत बहुत वेलकम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पहला लाइन इंट्रोडक्शन होगा सर का, वो है कि इनको इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लंबे समय से एकेडमिया में अगर कोई फोरमोस्ट स्कॉलर है जो कास्ट सेंसस की जो जरूरत है और क्यों होना चाहिए उस पर लिखने वाले अगर कोई हैं तो वो सतीश देशपांडे सर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिया भी एक लंबे समय तक, जो खुद उसका एक ब्राह्मणिकल नेचर है, वो कास्ट सेंसस की चीजों को हमेशा अंडरमाइन करके रखते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सर के आर्टिकल्स यदि आप पढ़ेंगे, इनके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत पुराने समय से जो है वो कास्ट सेंसस की जो बारीकियां हैं, जो कास्ट सेंसस की जरूरत है, उस पर लिखते आए। तो हमें लग रहा है कि और आयशा को ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर बोलने के लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को आप बुलाना चाहते हैं और अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। और जिस तरह के जेएनयू टॉक्स हो, चाहे पैसा हो या कोई और संस्था हो, जेएनयू में जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उनका एक उसूल होता है कि दो चीजों के बीच में, कम से कम हुआ करता था, पता नहीं मुझे बदल गया हो तो, कि जो क्लासरूम में होता है, कक्षा में जो होता है, जो पूरी तरह से एकेडमिक डिस्कशन, उससे थोड़ा हटकर, और जो राजनीतिक पूरी तरह से ठेठ राजनीतिक भाषणबाजी जो होती है उससे भी हटकर, दोनों के बीच का कुछ हो, जहां काम की बात हो सके और भाषण ज्यादा लंबे ना हो। ये भी चाहे वो अकादमिक हो या ना हो या राजनीतिक हो। तो इसीलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। सवाल क्या है? बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू हियर हैव डिफिकल्टी विथ हिंदी? अदर्स? यस। चूंकि आजकल एक भाषा थोपने का एक मुहिम चल रही है, तो इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगा, अंग्रेजी में भी बोलूंगा।
और हिंदी में तो खैर बोलना है ही। और साथ साथ ये विनती, क्योंकि मैं आजकल बेंगलोर रहता हूँ, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन मैं पला बढ़ा हूँ हिंदी प्रदेश में। तो मोनोलिंगुअलिज्म जिसे कहते हैं, उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा हिंदी भाषियों में है। जो हिंदी भाषी हैं उनको दूसरी भाषा सबसे कम आती है, बाकी सारी भाषाओं में। और ये हमारी राजनीति का आज जो हसर है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। तो यहाँ सब जो हिंदी प्रदेश से आते हैं उन सबसे विनती है कि कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं। हम लोग देखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपके सामने, तो सीख सकते हैं आप। नियत होनी चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग अंग्रेजी की अकड़ के बारे में बहुत बोलते हैं, खासकर हिंदी में, लेकिन हिंदी की हेकड़ी के बारे में नहीं बोलते हैं, है ना। तो चूंकि मैं दक्षिण से आ रहा हूं, तो हमें हिंदी की हेकड़ी का बड़ा आभास है, तो उसका भी ध्यान रखें। सो आई विल ट्राई एंड स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस। प्लीज स्टॉप मी इफ आई हैव स्पोकन टू लॉन्ग इन एनी वन लैंग्वेज, आई ऑफन फॉरगेट। सो द एसेंशियल क्वेश्चन, व्हाट डज ए कास्ट सेंसस डू? What is a caste census? Why is there such a fuss about it? What does it do? What is it worth in serious political terms? कि जाति जनगणना है क्या चीज, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के जमाने में। राजनीति जिस कगार पर, हमारे देश की राजनीति जिस कगार पर खड़ी है आज, उस माहौल में जाति जनगणना की क्या भूमिका है, महत्व क्या है उसका। तो इस सवाल को जब हम पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से 3-4 तथ्यों को, लगभग तथ्य हैं, ये पूरी तरह से तथ्य नहीं है, आधे प्रस्ताव हैं, आधे तथ्य हैं, तो इन्हें जैसा भी आप समझें, 3-4 चीजों को हम जल्दी जल्दी इन्हें बोलकर किनारे कर दें। सो देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स और factoids, if you like, about a caste census that we should very quickly set aside, because we are now reached a stage where we don't need to spend too much time on these things. सबसे पहला जो है कि जाति को गिनने से जातिवाद बढ़ेगा, ये बहुत अरसे से कहा जा रहा है और आज भी कहा जाता है। तो आजादी के 70 साल बाद अब हमें ये बचकाना तर्क अब इसे किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सही आशय क्या है? सही आशय यह है कि अगर आप जाति को नहीं गिनेंगे तो जातिवाद कम हो जाएगा, और हमने देखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता है। जो भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा उभार जिन जातियों का था, जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हें कभी नहीं गिना गया, और न गिनने की वजह से उनका राजनीतिकरण रुक गया, ऐसा नहीं है। तो जाति गिनने से जातिवाद बढ़ेगा, ये जातिवाद के बढ़ने के कई कारण हैं, गिनती उसमें नगण्य है। सो द आइडिया दैट counting caste will increase the effect of casteism or the influence of casteism is a childish belief that has to be set aside seven decades after independence, because the corollary of this belief is that not counting caste will reduce casteism, which is completely false, as we know from our history, because the set of castes which have been most dominant in Indian politics in the recent past have never been counted, namely the OBCs. So, the counting of caste increases casteism. This argument should be set aside. I'll come back to this argument later, but for now, that's the first thing to be set aside. The second thing that we need to consider is that the counting of caste has always been considered, quote unquote, politically charged. Here again, the corollary is that not counting caste is somehow not political. Now, this is again a false belief that we have to set aside. Whether you count caste or you don't count it, each one of these is a decision. The not counting of caste is not a non-decision. That's also a decision. And it is as political as the act of counting caste. साथ ही मैं दूसरी जो बात मैं कह रहा हूं, जिसे हमें किनारे कर देना है, इसे बहस में नहीं लाना है, क्योंकि अब ये इस पर बहस बेकार है,
वो ये विश्वास है कि जाति की गणना किसी अर्थ में राजनीतिक है। तो इसके साथ साथ जो इसका आशय जो है, इसके छिपा हुआ आशय इसके पीछे, वो कि इसे न गिनना राजनीतिक नहीं है, राजनीति से परे है या राजनीति से ऊपर उठा हुआ है। जैसे वो युधिष्ठिर का रथ उठा हुआ रहता था, वैसे जाति को न गिनना वो धर्म का ऐसा काम है जो जिसमें कहीं राजनीति नहीं आती। ये सरासर झूठ है। चाहे आप जाति को गिने या न गिने, दोनों ही आपके प्रत्यक्ष फैसले हैं। चाहे उसे आप माने न माने, ये सब फैसले हैं और दोनों ही राजनीतिक है, उतने ही राजनीतिक है। सवाल यह है कि गिनना और न गिनने में किस प्रकार की, दोनों में ये नहीं है कि दोनों राजनीतिक है कह देने से एक ही राजनीति नहीं है। गिनना और न गिनने में अलग अलग राजनीति है, लेकिन राजनीति। तो ये दूसरी चीज इसे हम किनारे कर दें। तो इन दोनों चीजों को, दो और चीजें हैं जिनके बारे में मैं बाद में आऊंगा आपके सामने बोलने के लिए। तो अगर इन दोनों को हम किनारे कर दें, मुझे लगता है सारी बातें पहले ही बोल दूं मैं। तीसरी बात कि जाति जनगणना अपने में गिनने का जो की क्रिया है, वो अपने आप में किसी समस्या को सुलझाती है या ये किसी ताले की चाबी है, ऐसा नहीं है। जाति को गिनने मात्र से कुछ नहीं होगा। ये जाति जनगणना शुरू से ही साधन है, ये साध्य नहीं हो सकता। साध्य के रूप में ये निरर्थक है अपने आप में। सो द थर्ड पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट the counting of caste in itself is not a solution to any problem. It does not unlock any lock. It's not a key to anything. And to think of it as though it were a welfare program. कई बार ऐसा होता है ना कि जाति जनगणना की बात ऐसे होती है मानो वो कोई कल्याणकारी कार्यक्रम हो, इससे कि कोई बेनिफिशियरी बनेगा उससे। क्या है आजकल वो शब्द जो चल रहा है, लाभार्थी। हाँ? तो ऐसा नहीं है, केवल जाति के गिनने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये धारणा आप अलग रख दीजिए कि गिनने मात्र से कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि गिनने के बाद आप क्या करते हैं। चौथी बात, जो बिहार का जो सर्वे जो अभी प्रकाशित हुआ है, या कम से कम उसके कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं, वो ये कि केवल जातिगत जनसंख्या को उसकी घोषणा करना या उसे गिनकर उसे सार्वजनिक करना, ये अपने आप में मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रगतिशील कदम इसे नहीं कहा जा सकता। अगर मामला यही रुक जाता है कि आप सिर्फ गिन रहे हो कि इस अमुक जाति के कितने लोग हैं, अमुक जाति के कितने लोग हैं, और ये सूचना आप सार्वजनिक करते हो, तो केवल इतना करने से ये कोई प्रगतिशील कदम नहीं कहला सकता, बल्कि ये प्रतिगामी कदम भी हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि और मुझे लगता है कि गुंजाइश इसकी ज्यादा है कि वो प्रतिगामी हो कि बजाय इसके कि वो प्रगतिशील हो। सो mere counting of caste numbers, counting heads and giving the population totals of various castes in itself is not necessarily progressive. In fact, the chances of its being annexed to regressive politics is very high. So we need to keep this in mind. So please keep these four things aside now. We don't need to waste time talking about these points. तो ये चार जो बातें मैंने कही हैं, इन्हें हम अब हाशिए पे कर देते हैं, क्योंकि इन पे बहस मेरे ख्याल से फजूल है, इन पे बहस की जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चार बातें हम मान लेते हैं, तो अब क्या है, अब जाति गणना का अर्थ क्या है? मेरे हिसाब से हमारे समाज में जाति जनगणना जैसी क्रिया, या जैसी इसे आप परिघटना भी मान सकते हैं, जो बिहार में हुआ, वो एक तरह से अब राजनीतिक परिघटना बन गई है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि
जाति संबंधी जो विषमताएं हैं, गैर बराबरियां हैं हमारे देश में, उनके बारे में जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वो एक बहुत भयंकर अप्रतिसमता, कई बार लोगों को मेरी हिंदी से शिकायत होती है कि बहुत किताबी हिंदी है, तो एसिमेट्रिकल, आईने में जब आप देखते हैं तो आपकी जो परछाई वहां होती, बिंब जो आपका होता है वहां, अक्स आपको जो दिखता है वो प्रतिसम होता है। या आप ये हाथ उठाएंगे तो आईने में जो आप हैं वो उस तरफ वाला हाथ उठाएंगे, लेकिन ये दोनों साइड बराबर होते हैं, प्रतिसम होते हैं, सिमेट्रिकल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन जाति को लेकर के हमारे यहां संज्ञानात्मक स्तर पर, कॉग्निटिव लेवल पर, जहां हम चीज को, किसी चीज को कैसे समझते हैं, वहां एक बहुत भयंकर अप्रतिसमता है, एसिमेट्री है। वो, इससे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि एक प्रकार का जातिवाद हमें बहुत जल्दी दिख जाता है, बल्कि हम यूं कहें कि वो हमारे आंखों को चुभता है। जैसे कोई तेज रोशनी चुभती है आंखों में, और उसके लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता हमें, वो अपने आप जैसे रोशनी कूद कर हमारे आंखों में आ जाए। तो एक तरह का जातिवाद है जो छलांग लगाकर हमारी संवेदना में आ जाता है, हम तुरंत कहते हैं ये तो जातिवाद है। लेकिन एक और तरह की जात का जातिवाद है जो हमें नजर नहीं आता, जिसे देखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जो, जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक दृष्टि, जैविक दृष्टि नहीं, यानी कि आंखों का देख पाने का की जो शक्ति है ये तो कुदरती है, लेकिन सामाजिक चीज को देखना न देखना ये सिखाई हुई चीज होती है, ये कुदरती नहीं होती। तो कोई चीज आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, जैसे मैं जब आपकी उम्र का था तो मुझे ये तथ्य दिखता नहीं था कि यहां औरतों का अनुपात मर्दों से कम है। उस समय मुझे दिखता नहीं था। आज जब हम इसके प्रति संवेदनशील हो गए हैं तो ये इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि समाज हमें सिखाता है कि क्या इसे आप देखो, पहचानो, और इसके होते हुए भी आप इसे देख नहीं पाते। तो वो कौन सा जातिवाद है जो हमें दिखता नहीं है? वो है जातिवाद जो कथित उच्च जातियों को आधुनिक समाज में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी ओर इतना भारी रुझान पैदा करता है समाज में, अर्थव्यवस्था में, कि उनको जो सुविधाएं प्राप्त हैं और जिस प्रकार की गैर बराबरी इससे उत्पन्न होती है वो हमें सहज, स्वाभाविक, सामान्य और जैसा आजकल हिंदी में कहते हैं नॉर्मल लगता है। और इसीलिए वो हमें गैर बराबरी या कम से कम जाति जनित गैर बराबरी के रूप में हमें वो दिखता नहीं है। अगर हमें दिखता है तो उसके लिए अलग से सफाई दी जाती है, उसके लिए कारण अलग बताए जाते हैं, और मोटे तौर पे इस लंबी कहानी को छोटा करते हुए वो लगता है कि मेरिट से बना है, वो गैर बराबरी मेरिट से बनी है। तो यहां से जो आमतौर लेट मी जस्ट सो द मेन रीजन व्हाई अ caste census is very relevant despite those 4 things we have set aside today is because the problem of caste in our country, in our society, suffers from a very deep cognitive asymmetry. That is to say, an asymmetry at the level of cognition, at the level for consciousness. What do I mean by that? I mean by that there are 2 forms, roughly speaking, 2 forms of casteism, one of which is only too visible. It is hyper visible. And there is another form that is, so to speak, invisible. Invisible in the social sense. Social objects, social relations become visible or invisible due to socialization, due to what society teaches us. So, in other words,
certain kinds of caste inequality or certain kinds of casteism we are taught and trained by society to recognize immediately. And there are certain other kinds of caste inequality or casteism which we are also trained to not see, to not recognize. And because both of these things are working at the same time, we are unable to confront the problem of caste in an effective way. At least we have not been for the past 70 years since independence. So this is the main reason why something like a caste census becomes particularly relevant in our country today. कहाँ था मैं? तो ये हो गया. तो अगर ये इस प्रकार की अप्रतिसमता है और अगर हमें एक प्रकार का जातिवाद दिख रहा है और दूसरे प्रकार की जातिवाद दिखता नहीं है, तो इस संदर्भ में मेरा जो दावा है कि इस संदर्भ में जाति जनगणना जैसी चीज सार्थक बनती है या प्रासंगिक बनती है, उसका आधार क्या है, उसके लिए मैं क्या सबूत दे सकता हूं? तो वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं, अब जो पहली बार आजाद भारत में एक बड़े पैमाने पे एक राज्य के स्तर पर और एक बड़े राज्य के जनसंख्या के हिसाब से बड़े राज्य बिहार, वहां के आंकड़े न केवल जनसंख्या के आंकड़े बल्कि थोड़े बहुत आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक हुए हैं. तो उनसे आपको पता चल रहा है, जो भूमिका में कहा गया था अभी हमारे साथी से द्वारा, कि सामाजिक संसाधनों पर अधिकार कितना गैर बराबर है, कि जनसंख्या में किसी जाति समुदाय का अनुपात और संसाधनों के हिसाब से उसका अनुपात, इनमें बहुत बड़ी खाई है. ये आपको कैसे दिख रही है? ये दिख रही है क्योंकि सारी जो जनसंख्या वहां रह रही है उसे गिना गया और उसकी इस प्रकार की सार्वजनिक गिनती, सार्वभौमिक गिनती है, यहां हर व्यक्ति को गिना गया, वहां से ये आंकड़े उपलब्ध हुए हैं. इस तरह के बहुत सारे समाजशास्त्रीय या समाज वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, लेकिन वो प्रदर्श या सैंपल पर डिपेंडेंट है, सैंपल आधारित है. और सैंपल के बारे में, किसी नमूने के बारे में आप हमेशा ये कह सकते हैं कि ये नमूना तो हमें पूरे समाज के बारे में कैसे बता सकता है, जब आपने केवल 2000, 3000, 700, 12000 ऐसे आपका नमूना इतना ही, उसकी संख्या केवल इतनी है, तो 13 लाख लोगों के बारे में, जो बिहार की जनसंख्या है, 13 करोड़ लोगों के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये सच है? ये तो केवल उन लोगों के लिए सच है जिनका सर्वे आपने किया. तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्रतितर्क जो होता है, वो अब ऐसे जवाब अब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपने सारी जनसंख्या को गिन लिया और इसके आधार पे आप गैर बराबरी के आंकड़ों को आगे कर रहे हैं. सो द आइडिया दैट why is the census relevant in the context of this asymmetry that I talked about? The point is that a comprehensive coverage of a population provides us with an authoritative picture of the mismatch between a proportion of population of a particular caste community and its command over social resources. And this mismatch over a long period and for a very large group cannot be explained in individual terms. The difference between you and me might be explained in individual terms. You work very hard, I'm very lazy, you do better than me in life, and there is an inequality between us. That can be explained in individual terms. But if you take 10 million people of a particular community and compare them to 7 million people of another community, and if these communities are very, very unequal, you can no longer speak in terms of laziness, hard work, merit, so on, right? This is not to say that there is no such thing as merit, right? Merit नाम की चीज होती है, but it cannot explain group differences, right? Large group differences cannot be explained by things like that. तो मेरा तर्क ये है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के स्तर पे जो गैर बराबरियां हैं, उनके लिए व्यक्तिगत गुण या अवगुण
जिम्मेदार हो सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ आप हैं, आप बहुत मेहनती हैं, मैं आलसी हूं, तो इसको लेकर हमारे बीच गैर बराबरी उत्पन्न हो सकती है और इसे हम सामाजिक न माने, इसे हम इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे, व्यक्ति के एकल व्यक्ति के तौर पर। लेकिन 10 लाख लोगों या 10 करोड़ लोगों का एक समूह है, समुदाय है, और उसकी तुलना आप कर रहे हैं 7 करोड़ लोगों की। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में अगर समुदायों को गिना जा रहा है और इनमें गैर बराबरी है, तो इस गैर बराबरी को हम एकल व्यक्ति आधारित कारणों पर नहीं थोप सकते। इसका कारण ये नहीं हो सकता कि कोई मेहनती है और कोई आलसी है। तो इसलिए जाति जनगणना जैसी चीज सार्वजनिक स्तर पर, सार्वभौमिक यूनिवर्सल लेवल पर इस प्रकार की गैर बराबरियों को उजागर करके इन्हें रोशनी में लाती है, इन्हें समाज के सामने लाती है, जिससे राजनीतिकों को, हम सबको इसके प्रति कोई न कोई हमें रवैया अपनाने को हमें मजबूर करती है। जब तक इस तरह के आंकड़े सबको उपलब्ध नहीं थे और आधिकारिक तौर पे उपलब्ध नहीं थे, तब तक ऐसा करना मुमकिन नहीं था कि आपको इस तथ्य का सामना करना ही है, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। तो इसलिए जाति जनगणना यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनती है। तो इस हिसाब से बिहार में जो अभी हुआ है वो वाकई ऐतिहासिक है, लेकिन चूंकि न केवल जनसंख्या की आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कम से कम आंशिक तौर पे कुछ आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए हैं। कुछ और इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, जिसका अब हम सघन अध्ययन करके और बोल पाएंगे। मैं अभी इस वक्त उसके बारे में तफसील से बोलने की हालत में नहीं हूं, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं और आगे इसके बारे में बोलूंगा। So the Bihar caste census in many ways is in post-independence India a historic event, because for the first time not only the population totals of castes but also some partial socio-economic data has also been made public along with the total numbers, which allow us, for the reason I just mentioned, which allow us to see the group level inequalities in society in an hopefully non-controversial, authoritative, backed by non-controversial, authoritative forms of evidence. So this makes it, once this enters the public sphere, it becomes that much more difficult to turn away from the problem of caste inequalities. We are forced, whoever we are, wherever we are situated, we are forced to address the problem of caste inequalities. सवाल यह है कि जैसा मैंने कहा, जाति जनगणना साधन है, साध्य नहीं है। तो जब साधन एक तरह से हमारे सामने है, अब इसका क्या किया जाएगा, आगे इसके साथ बिहार सरकार क्या करेगी, या अगर आगे दूसरी सरकारें भी ऐसी जनगणना करती है तो आगे इसके साथ इसको लेकर क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जनगणना के बाद, जाति जनगणना के बाद क्या होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यहां अब तक जो बिहार में हुआ है उसको लेकर मुझे थोड़ी बहुत निराशा हुई है, क्योंकि जो ठोस कदम अभी तक जिसकी घोषणा की गई है वो है आरक्षण को बढ़ाने की, 65% आरक्षण। आज अर्थव्यवस्था का आज जो हाल है और सरकारों का, खासकर राज्य सरकारों का की आर्थिक हालत जैसी है, उसमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना, ये जातिगत गैर बराबरी को दूर करने का बहुत ही छोटा, अगर समस्या हाथी है तो ये राई का दाना है। जातिगत विषमता हाथी रूपक समस्या है और उसके लिए रिजर्वेशन छोटा सा, अब ठीक है, अब राई मत मानिए, उसमें अतिरेक हो सकता है,
मटर मान लीजिए, मटर का दाना, लेकिन अनुपात वही है। और हमें जातिगत विषमता की समस्या बहुत भयंकर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसका हल करने के लिए अगर हमारे पास केवल ये छोटा सा ये अस्त्र है तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, आरक्षण आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, प्रतिनिधित्व के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए अनिवार्य है, लेकिन इससे जाति विषमता की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि जाति विषमता की समस्या इससे कहीं विशाल है। सो द पॉइंट हियर इज दैट what is done with the data that comes out of a caste census? That is the all-important question. And the signs in terms of what has been announced so far in Bihar are not very encouraging, because what has been announced in concrete terms is only the expansion of reservation to 65%. The condition in which the finances of the state governments are today, and in fact the government as a whole, the Indian state as a whole, the place that it occupies in the economy today, is such that reservation is becoming increasingly irrelevant almost as a method of dealing with the problem of caste inequality. It remains important and essential, unavoidable, अपरिहार्य जैसे हम कहेंगे, हाँ, unavoidable as a instrument of representation to ensure representation for groups who were excluded. But as a solution for the much larger problem of caste inequality, it is completely inadequate. नाकाफी है. So the problem is then what next? If not reservation, what? Here the issue is one of, you know, that old-fashioned phrase, changing society. It's about changing our social beliefs, attitudes, and so on, backed by a new kind of evidence, a kind of evidence that did not exist on the scale that a caste census can make it available. You know? So, can we leverage this new evidence in such a way that social attitudes change? तो अगर आरक्षण पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है कहना भी बहुत ये इसके लिए ओछे पड़ रही है कि बिल्कुल लगभग वो अप्रासंगिक बन रहा है आरक्षण जातिगत विषमता की समस्या को सुलझाने में। तो अगर आरक्षण नहीं तो और क्या किया जा सकता है? जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग और वैकल्पिक उपयोग क्या हो सकता है? तो मोटे तौर पे हमें वही कहना होगा जो हम दशकों से कहते आए हैं कि हमें ये आशा बांधनी होगी खुद में और औरों में कि इस नए प्रमाण के साथ, इस नए तरह के सबूत के साथ जो आधिकारिक है, जो जिसका स्तर इतना व्यापक है, जो इस प्रकार के प्रमाण हमारे पास पहले नहीं थे, क्या हम इनके बल पर समाज में जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जो पूर्वग्रह हैं, उनको बदला जा सकता है? जाति के बारे में जो अप्रतिसमता का मैंने पहले जिक्र किया, क्या इस अप्रतिसमता को हम इन आंकड़ों के आधार पर दूर कर सकते हैं? क्योंकि जब हमें दोनों तरह के जातिवाद नजर आएंगे तब संवाद की शुरुआत हो सकती है। आज तक हमें दोनों तरह के जातिवाद नजर नहीं आए। एक को हम एक से हमने मुंह मोड़ लिया, हमने इनकार किया कि वो है भी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के आधिकारिक आंकड़े नहीं थे। अब हैं, तो अगर हम कबूल कर रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा है, तो आगे हम कौन से कदम उठा सकते हैं? आरक्षण को एक तरफ रख दीजिए, उससे इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधित्व एक अलग चीज है जिसके लिए वो अभी तक अनिवार्य है, लेकिन
जातिगत विषमता को सुलझाने में वो नाकाम है। तो और क्या किया जा सकता है, ये एक खुला सवाल है, पर करने की नियत लोगों में हो और समाज में ऐसा दबाव बन सके कि जातिगत विषमता को लेकर के कुछ ठोस किया जा सके, ऐसे कदम उठाए जा सके जो पहले नहीं उठाए गए थे। और हमें बार बार खुद को याद कराना है कि हम इस रिजर्वेशन के धर्रे में भी, इसमें हम कैद नहीं रहे। एक तरह का अब ये कटघरा बन गया है, मानसिक कटघरा, जिसमें हम कैद न रहें। और जो एक गाना होता था ना कि एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगे। तो अब समय आ गया है सारी दुनिया मांगने का, पर हमें मांगना इस तरह से है कि इससे कुछ ठोस निकल सके, ये केवल नारा न रह जाए, गाना न रह जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही सब सोचने के लिए जाति जनगणना जैसी पहल हमें एक तरह से प्रोत्साहित करती है और हमें इसके लिए संसाधन मुहैया कराती है। तो आगे का काम हम सबका है, ये केवल राजनीतिकों का नहीं है। हमारा काम है अब कि जब विषमता के बारे में हमारे पास इस तरह की जानकारी है, तो हम खुद से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे पूछें और एक नए प्रकार का जागरण पैदा करें। इसके आधार पर बड़ी बड़ी बातें हैं आजकल, ये और भी बड़ी लग रही हैं जब हमें छोटी छोटी बातों के लिए जैसे ये सभा यहाँ हो रही है, 10-12 साल पहले ये किसी मेस में हो रही होती या किसी सोशल साइंस इसमें या किसी विश्वविद्यालय के किसी इमारत में हो रही होती। तो आजकल हम यहाँ हैं, दरी पर आ गए हैं। तो इस माहौल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लग सकती हैं ये कि हमें दुनिया बदलनी है, समाज बदलना है, पूर्वग्रह बदलने हैं, लेकिन बड़ी चीजें भी एक छलांग में आप नहीं पहुंच सकते, वहां छोटे छोटे कदम आपको लेने होंगे। तो मेरा मानना यही है कि जाति जनगणना एक लंबे सफर, हमारे सामने एक बहुत लंबा सफर है जातिगत बराबरी लाना, या कम से कम गैर बराबरी को ठोस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कम करना। उसका ये इस लंबी यात्रा का वो पहला कदम है। इसके बाद हम क्या कदम उठाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, ये सब अब हमारी जिम्मेदारी है। So what I've been saying so far is that this is only the first step in a very long journey of trying to address the problem of caste inequality, and it is up to us to work towards changing social attitudes, putting pressure on those around us to address the problem which until recently was not even visible to us in the form in which it actually exists. Politics has for long, at least for the middle class, meant lower caste politics. Caste politics has meant lower caste politics. We have to change that now by showing how there has been a different kind of casteism also at work. How we will do this, what particular measures we will take is really up to us. And that's what I'm saying, that measures like the caste census open the door to these possibilities on which we have to build. Now, I want to end with a final, very difficult question to which I don't have the answer as yet, but which we must start thinking about right now. And this is the issue of something like a census is about counting and adding numbers. The basic operation of a census is extremely simple. You add one, you count one person, then you add another person, then you add another person, and you come up with totals. Right? You define that person as this or that according to some categories, and you add them up. So it's a very simple thing. But what it implies or what it carries along with it is a bias towards larger numbers. So a census, in my opinion, carries the seed of majoritarianism. How do we deal with this? Because majoritarianism, as you know, from other contexts and as we have been
forced to know, or it has been forced on us, is a huge problem, is a huge issue for democracy. There's a lot that can be said. Just to cut a long story short, the original idea of liberal democracy was based on a majority of opinion, not a majority of identities. It has come to be interpreted in modern politics as majorities of ethnicities, religious majorities, and so on. Basically, majorities of identities. The point about opinions is that they can be changed. You're not born with an opinion, although it might look like that to you when you look at some of your classmates, that some people are born with opinions. But no, we are not actually born with them. We acquire them over time. And if you acquire one set of opinions, you can acquire another set of opinions as well. It is possible to change. But what you are born into, you can't necessarily change. So there is a very big difference. So we need to be aware of the fact, while we celebrate the progressive possibilities that a caste census brings with it, we must acknowledge the presence of, at least in seed form, of the danger of majoritarianism in something like a caste census. तो मैं अपनी बात एक चेतावनी से, ये चेतावनी मैं खुद को भी दे रहा हूं, मैं आपके सामने भी इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, कि जहां एक तरफ जाति गणना जैसी चीज प्रगतिशील राजनीति के इस लंबे सफर में, जिस लंबे सफर की मैं बात कर रहा था, जाति विषमता को कम करने का जो लंबी यात्रा है, उसका ये पहला और बहुत ठोस पहला कदम है, वहीं इसी जाति जनगणना में एक भयंकर समस्या का अंकुर भी है, और वो है बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म। क्योंकि गणना अपने आप में ये गणित है, और गणित बहुत ही एक हिसाब से बहुत क्रूर विषय है, निर्दयी विषय है। इसमें भाव नहीं आ सकते। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी ही है। यहां लोकतंत्र का एक मतलब होता है बराबरी, लोकतंत्र का दूसरा मतलब होता है मेजॉरिटी रूल। तो इन दोनों को हम इनमें किसी तरह का संतुलन हम कैसे बनाएं, ये सवाल हमारे सामने है। क्योंकि जाति जनगणना से इस प्रकार की राजनीति का भी उभार आ सकता है, जहां जो बहुसंख्यक है वो कहेगा कि राज मेरा होना चाहिए। तो जहां हम धर्म के मामले में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर धर्म के मामले में हम समझते हैं कि इस प्रकार का बहुसंख्यकवाद प्रगतिशील नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, उसी हिसाब से हमें जाति के बारे में भी सोचना होगा कि क्या बहुसंख्यक होने मात्र से कोई सत्ता का अधिकारी बन जाता है। तो अगर इस प्रश्न के बारे में हम सोचेंगे तो ये बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि अब तक हमारे यहां जो जिस प्रकार की सोच रही है, आधुनिक सोच और प्राचीन सोच, या प्राचीन शब्द का इस्तेमाल आजकल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। तो आधुनिक से पहले जो युग था, उसको अब जो भी नाम दें, वहां प्रजा और राजा का संबंध अलग था। मान्यता ये थी कि राजा अलग मिट्टी का बना है, जनता अलग मिट्टी की बनी है, और ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। राजा देवता के अवतार हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन अलग मिट्टी के बने हैं। आधुनिक धारणा अब ऐसी है कि जो भी राज करेगा वही राज करेगा जो सत्ता से, जिसका चेहरा यानी कि जिसकी अस्मिता बहुसंख्यक समाज से मिलती जुलती हो। तो अगर ऐसी धारणा अब हावी है, तो इसके साथ ये खतरा भी है कि सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जो अपने आप को बहुसंख्यक सिद्ध कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और बहुसंख्यकों का सत्ता में होना ये अनिवार्य नहीं कि ये कोई प्रगतिशील स्थिति हो या अवस्था हो। तो
इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, क्योंकि हम तो दूसरे संदर्भ में बहुसंख्यकवाद के खतरों के बारे में हम जागरूक हैं, इस संदर्भ में भी हमें इस खतरे के बारे में जागरूक होना है और पानी और चढ़ जाए इससे पहले इसके बारे में हमें सक्रिय होना है, सोच विचार करना है। तो कुल मिला के यही कि जाति जनगणना दरवाजा खोल रही है। अब उस दरवाजे से आप गुजर कर कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी दूर जाना चाहते हैं, आपके साथ कौन आएगा, क्यों आएगा, आपके साथ वो कहाँ तक जाएंगे, ये सारे सवाल अभी खुले हुए सवाल हैं और इनका जवाब न मेरे पास है और जहां तक मैं जानता हूं न किसी और के पास है। लेकिन जवाब का न होना ये अपने आप में निराशा का स्रोत नहीं बनता, क्योंकि नया रास्ता खुल रहा है। इसको लेकर के बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो इनको हमें संवारना है और इनको जहां तक यथासंभव हमें इनको आगे ले जाना है, इन संभावनाओं को अंकुरित करना है, इन्हें आगे ले जाना है। तो मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं। If there is anything I missed to say in English, please remind me, otherwise I will stop here. That's all I have to say. बहुत बहुत धन्यवाद।